हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1। एक्चुअल में ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर जो है वो 2 है, बट मैं इसको चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चैप्टर में आपका नंबर कौन सा है, बट फ़र्क ये पड़ता है कि चैप्टर का नाम क्या है। ओके, तो वेलकम बैक। मैं हूँ ईश्वर सिंह, आपका अपना टीचर, जो आपको सारी बातें इस तरीके से सिखाएगा कि आपको सीखने में भी मज़ा आएगा और समझने में भी अच्छा लगेगा और आप अपनी पढ़ाई को भी एक अव्वल दर्जे पे लेके जाओगे। आज ये हमारा आखिरी वीडियो है इस चैप्टर का, और इसमें आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू स्टार्ट विद दैट ऑफ द सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। अगर हमें एक मिक्सचर दे रखा है तो उसमें जो कंपोनेंट है उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, वो हमारा टॉपिक रहने वाला है। ओके, और इसमें जो हमारा आज का काम है, ठीक है, वो ये है कि मैं आपको सारी बातें बताऊं, आप इसे ध्यान से सुने, समझें, और उसके बाद आपका काम शुरू होता है कि आप किस लेवल तक अचीव कर पाए हो। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट द इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर। मेथड्स मतलब अलग अलग तरीके हैं, सेपरेशन मतलब अलग करने के, कि जो मिक्सचर हमें दे रखे हैं, डिफरेंट टाइप के जो मिक्सचर हैं, उनसे अगर आप चाहो तो अलग अलग तरीकों से जो है चीज़ों को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा सकता है, कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। जिन भी चीज़ों से वो मिलके बना है उनको हम फिजिकल मेथड, जैसे कि हैंड पिकिंग एक फिजिकल मेथड है आपका, सीविंग एक फिजिकल मेथड है आपका, फिल्ट्रेशन है, ये कुछ ऐसे डे टू डे लाइफ के मेथड्स हैं जिनमें हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। तो यही टेक्निक्स, इनमें से कुछ मेथड्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक मतलब जो खास तौर से लैब्स के अंदर यूज की जाती है, उसको यूजुअल जनरली हम नहीं यूज कर सकते। तो ऐसे जो स्पेशल टेक्निक्स होते हैं उनका इस्तेमाल भी सेपरेशन में किया जाता है, एक कंपोनेंट से दूसरे को अलग करने के लिए। नाउ सवाल ये आता है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन द कलर्ड कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ डाई फ्रॉम अ ब्लू या ब्लैक। तो ब्लू या ब्लैक से हम किस तरीके से जो है कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, इस टॉपिक को अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड करता हूं अब। सो लुक एट हियर, यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। यहां पे आप एक मेथड देख पा रहे हो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंक, कोई भी इंक आप ले सकते हो जो मिक्सचर हो एक से ज्यादा कलर का। डाई का मतलब डिफरेंट कलर्स को ही कहते हैं, और वाटर में उसे मिक्स किया गया। देन वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मीनिंग समझिए, वॉलेटाइल का मतलब होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जो बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाए, उसे कहते हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट। ऑलराइट, तो अगर वो सॉल्वेंट यानी कि वाटर के अंदर अगर हमने कई सारे कलर्स वाली डाई मिक्स की और एक इंक हमने बना रखी है, और उस इंक को आपको सेपरेट करने के लिए कहा जाता है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। उसके लिए जो है जनरली हम सिंपल फिजिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और ये इस मेथड का नाम है एवेपोरेशन। वी कॉल्ड इट एवेपोरेशन। ध्यान देना मेरी बातों पे। वॉलेटाइल कंपोनेंट जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो अगर ये इंक के कंपोनेंट है, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो ये जल्दी से वेपराइज नहीं होंगे, ठीक है। मान लो दो कंपोनेंट है, अल्कोहल और वाटर का कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 70 डिग्री के रेंज में होता है, और वाटर का 100 है। तो पहले कौन सी चीज बॉइल करेगी, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है, नेचुरल सी बात है, अल्कोहल करेगा। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट करते हैं। दिस इज व्हाट वी नीड टू नो द थिंग्स अबाउट द पॉइंट्स। ओके, अब इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूं। नाउ लुक एट हियर, हाउ कैन वी सेपरेट द, यानी कि ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेटिंग, ठीक है, क्रीम फ्रॉम मिल्क। हेडिंग हमारे पास है कि क्रीम, अगर मिल्क के अंदर जो क्रीम होती है, जो मलाई होती है, उसको आप कैसे सेपरेट करते हो। सो फॉर सेपरेटिंग द क्रीम फ्रॉम द मिल्क, द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, किस मेथड का यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ध्यान दीजिएगा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उन सारी चीजों को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड सेंट्रीफ्यूज मशीन, एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन। इसको मैं सिंपल टर्म में बताऊं तो घर में जब दूध में से अगर आप मलाई अलग करना चाहते हो या क्रीम अलग करना चाहते हो, तो आप मिक्सी के अंदर उसे बहुत तेजी से क्या करते हो, घुमाते हो, और इस तरीके से आप देखोगे कि उसमें से जो क्रीम है वो ऊपर फ्लोट करेगी और मिल्क नीचे रहेगा। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, और इस मशीन का नाम होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। राइट, तो इसमें जो है जो लाइटर मिल्क होगा वो ऊपर आ जाएगा फ्लोट करके, और जो हैवियर होगा वो बॉटम में चला जाएगा। तो आफ्टर द सेपरेशन, क्रीम को हम आराम से फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिल्टर पेपर। सो सम एप्लीकेशन, अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, अब इसके एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन मतलब इसके एडवांटेज, यूज कहाँ कहाँ होते हैं इस टेक्निक का। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल होता है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज के अंदर।
यानी कि जहाँ पे बीमारियों का पता लगाया जाता है, ब्लड सैंपल को जो है वो क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, यूरिन के टेस्ट किए जाते हैं, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज होता है। और कहाँ पे होता है, जो डेयरीज होती है जहाँ पे दूध के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी इनका यूज किया जाता है। एंड इवन ये जो होम घर पे आपके जो होते हैं, वहाँ पे भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज करते हैं। क्या करने के लिए, सेपरेट वाटर फ्रॉम द क्रीम, यानी कि दही से मक्खन अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज किया जाता है। और ये मोस्ट प्रोबेबली आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा होगा, ऑलराइट। और नहीं देखा होगा तो मिक्सी के अंदर थोड़ा दूध डालिए और उसे मशीन पे रख के घुमाइए, तो आप देखोगे कि दूध के ऊपर की तरफ झाग जैसे इकट्ठे हो जाएंगे, और वो क्या है, वो क्रीम है जो लाइटर है, और मिल्क नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो एक सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक है वो। एंड व्हाट, वॉशिंग मशीन सबके घरों में होती है, तो वॉशिंग मशीन के अंदर जो है इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है टू स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ। आजकल जो मशीन है उसमें दो काम होते हैं, एक तरफ उसमें वॉशिंग होती है, कपड़े मैले कपड़े धोए जाते हैं, और दूसरी तरफ ड्राई किया जाता है। तो जो ड्रायर होता है वहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन है। वो ड्रायर क्या करता है, बहुत तेजी से घूमता है, और उसमें जो पानी है वो हैवी, वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है और बाहर निकल जाता है, और जो कपड़े होते हैं वो पानी निकलने के बाद लाइट होकर ऊपर की तरफ रहते हैं। और इस तरीके से ड्रायर जो है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक पे ही काम करता है। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो है कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड। दो मिजिबल लिक्विड के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो अ सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड्स। टू इमिजिबल, एक होता है मिजिबल लिक्विड, एक होता है इमिजिबल। ध्यान से समझना, इमिजिबल का मतलब होता है जो आपस में मिक्स ना हो। जैसे अगर आपको जो है वाटर और ऑयल मिक्स करने के लिए दिया जाए, तो आप देखोगे कि पानी जो है वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा और ऑयल ऊपर रहेगा, बिकॉज जो ऑयल होता है वो वाटर से हल्का होता है, तो इमिजिबल है, मतलब मिक्स नहीं हो रहा है। when two liquids are not mixed together then such a liquids are known as immiscible liquids. Got it? तो इसके लिए हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। ये है आपके पास सेपरेटिंग फनल का डायग्राम, आप देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, तो सेपरेटिंग फनल इज व्हाट, और सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग का मतलब अलग करने वाली, फनल मतलब फनल जैसी लुक की ये मशीन, इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल। यानी कि सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल दो इमिजिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। मोस्टली केसेस के अंदर ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एंड इट यूज द प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के आधार पे होता है। तो जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो हैवी होगा और वो बॉटम में रहेगा, और जिसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होगी वो हल्का होगा और वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो अगर ऑयल और वाटर का मिक्सचर किया जाए तो थोड़ी देर के बाद ऑयल की लेयर ऊपर बन जाएगी और वाटर नीचे इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑयल और वाटर में से किसकी डेंसिटी ज्यादा हुई, ठीक है, ऑयल की डेंसिटी कम है और जो वाटर है उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो हैवी होता है, भारी होता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो लाइट वेट होता है। तो दैट्स वाई जो लाइट वेट चीज है जिसकी लो डेंसिटी होगी वो जनरली ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। अब सवाल आता है कि इसका क्या एप्लीकेशन है, मतलब हम इस टेक्निक का इस्तेमाल इन इमिजिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज कहां करते हैं। पहला पॉइंट यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने की कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है, ठीक है, सेपरेटिंग फनल, दिस वन। ऑलराइट, एंड दूसरा जो इसका यूज हम देखते हैं, एडवांटेज या एप्लीकेशन है, वो है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम इट्स ओर। और क्या होता है, वो रॉ मटेरियल जिसमें से आयरन लोहा निकाला जाता है, ठीक है, वहां पे भी इसी टेक्निक का, यानी कि आप कह सकते हो यहां पे आयरन और ओर, इसके अंदर भी यही टेक्निक यूज की जाती है। ऑलराइट, क्योंकि लाइटर जो पार्ट होता है उस मिक्सचर के अंदर उसे स्लैग कहते हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और जो बॉटम में है वो हैवियर पार्ट जो है मोल्टन आयरन का, लोहे का जो पिघलने के बाद जो है लोहा है, जो आयरन है वो बॉटम में इकट्ठा हो जाता है। और ये कहाँ किया जाता है, फर्नेस के अंदर। फर्नेस क्या चीज होती है, भट्टी, जहां पे लोहा पिघलाकर बनाया जाता है। सो मेरे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रही होगी सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जाता हूं आपको। ओके, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो दिस वन, दिस इज दैट हाउ, ठीक है, वी कैन सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। यानी हाउ मतलब कैसे, वी कैन मतलब हम सेपरेट कर सकते हैं, एंड मिक्सचर का मतलब है यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन दो डिफरेंट या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के, ठीक है, कंपोनेंट का। और यहाँ पे कंपोनेंट क्या है आपके पास, एक है सॉल्ट
और दूसरा है आपका अमोनियम क्लोराइड। देखने में दोनों ही व्हाइट कलर के नमक की तरह ही होते हैं। सॉल्ट तो आप जानते हो, खाने का नमक जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। अमोनियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट होता है जो लैब में यूज किया जाता है रिएजेंट के रूप में, उसका कलर भी बिल्कुल नमक जैसा ही होता है, व्हाइट ही होता है वो भी। और उसके लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उस टेक्निक का नाम है, ठीक है, दिस इज द टेक्निक दैट वी यूज इट। और यहां पे हम एक नई टर्म पढ़ने वाले हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, यहां पे एक डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें एक सेटअप बना हुआ है। यहां पे इस चाइना डिश के अंदर, ये जो चाइना डिश आप देख पा रहे हो, ये वाली चाइना डिश, इसके अंदर मिक्सचर है किस चीज का, दो चीजों का मिक्सचर यहां पे लिया गया है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का जिसको हम NH4Cl बोलते हैं, और सॉल्ट NaCl नमक का। तो इन दोनों चीजों को मिक्स करने के बाद ये एक जैसे ही दिखते हैं, व्हाइट कलर के नमक की तरह ही नजर आएंगे। तो अब इसको अगर अब सेपरेट करने के लिए आपसे कहा जाता है तो आप क्या करोगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन दोनों के अंदर अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट में से एक ऐसा है जो हीट करने पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा ऐसा है जो हीट करने पे वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो वेपर में कन्वर्ट होगा वो वेपर्स बनेंगे उसके, और यहाँ पे ये जो फनल लगी हुई है इस तरीके से इन्वर्टेड फनल, इसको ऊपर से हम कॉटन से प्लग कर देते हैं ताकि भाप बाहर ना निकले। और जैसे ये वेपर्स ऊपर जाके इस फनल की दीवार से टकराएंगे वो वापस कूल हो जाएंगे और सॉलिड फॉर्म में यहाँ डिपोजिट हो जाएंगे। और जब तक ये डिपोजिशन हो रहा है तब तक इसका मतलब है कि अमोनियम क्लोराइड इसमें से जो है वेपर्स बन के यहाँ पे आ रहा है, और अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब नो मोर वेपर्स विल बी अवेलेबल देयर। तो इसका मतलब है अब जो नीचे आपके पास बचा है चाइना डिश में, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचा है और अमोनियम क्लोराइड उसमें से अलग हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जब हम हीट करते हैं तो कोई चीज सॉलिड से लिक्विड नहीं बनती, बल्कि वो सॉलिड से सीधा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और वही गैस अगर हम कूल करते हैं तो वापस सीधा सॉलिड बनता है। तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड इट डायरेक्टली चेंजेस टू गैसियस फॉर्म विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। सो ये अमोनियम क्लोराइड इज अ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो भाप बन के वेपर्स बन के उड़ सकता है उसको वॉलेटाइल कहते हैं, ओके। एंड सब्लाइम, सब्लाइम का मतलब है सब्लिमेशन की प्रोसेस को जो कैरी आउट कर सकता है। तो अमोनियम क्लोराइड इज वॉलेटाइल एंड सब्लाइम्स ऑन हीटिंग, हीट करने पे सब्लाइम हो जाएगा, यानी कि वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड गेट डिपोजिटेड ऑन द नेक, और यहाँ पे इसके दीवार के ये नेक के ऊपर यहाँ पे जो है वो डिपोजिट हो जाएगा इस जगह पे ऐसे, ओके। ऑफ द इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी करके फनल हमने इस पे रखी हुई है, राइट, ताकि जो हीट करने पे जो वेपर्स बन रहे हैं वो यहाँ पे इसके ऊपर आके डिपोजिट हो जाए। सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश एज इट डजंट सब्लाइम। उसके बाद जो सॉल्ट होता है वो चाइना डिश में बच जाता है क्योंकि वो सब्लिमेशन नहीं करता, वो सब्लाइम सब्सटेंस नहीं है। सब्लाइम सब्सटेंस क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो हीट करने पे लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होते बल्कि सीधा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और अगर उनको हम कंडेंस करें, ठंडा करें तो सीधा सॉलिड बनते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सबलाइम सब्सटेंसेस कहा जाता है इनको, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब अगर हमारी हेडिंग क्या है, इज द डाई इन ब्लैक इंक के जो डाई हमारे पास है, अगर ब्लैक कलर की इंक आपको दे रखी है तो क्या वो सिंगल कलर से बनी हुई है, ये क्वेश्चन है। तो जवाब है बिल्कुल नहीं, ये कई कलर का कॉम्बिनेशन होता है। और वो कलर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, आप ध्यान से देखें। यहाँ पे ये एक सेटअप है और इसको, इस टेक्निक को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ध्यान से सुनिएगा, ये नई टर्म है आपके लिए। क्रोमेटो, क्रोम का मतलब कलर होता है और ग्राफी का मतलब है जो ग्राफ के ऊपर हम एक कलर को, ठीक है, अलग अलग करके सेपरेट कर सकते हैं। दैट टेक्निक इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। तो हम कह सकते हैं द फिजिकल प्रोसेस टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ कलर फ्रॉम अ डाई इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट द डिफरेंट कलर। अगर आपको एक मैं इंक दे दूं जिस इंक के अंदर जो है ब्लू, रेड और ब्लैक कलर के पॉइंट्स हम मान लो मिक्स करके मैं डाल दूं अलग अलग कलर, और फिर आपसे कहूं कि इसको सेपरेट कीजिए, तो दिस इज द टेक्निक जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये एक स्ट्रिप होता है, फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर इसको हम बोलते हैं। इसमें हम यहाँ नीचे से यहाँ ऊपर की तरफ 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का जो गैप है वो यहाँ पे छोड़ा जाता है, और उसके बाद एक लाइन लगाई जाती है, और फिर क्या करते हैं, ठीक है, जो इंक हमें दे रखी है, जो मिक्सचर दे रखा, उसका एक पिन से या किसी भी पेन पॉइंटेड चीज से उसको डिप करते हैं इंक के अंदर, और एक यहाँ पे उसका जो है क्या लगा देते हैं, ठीक है, स्पॉट लगा देते हैं ऐसे करके, और फिर इसको, इस पेपर को यहाँ पे एक कंटेनर के अंदर इस तरीके से हैंग करते हैं, ऑलराइट, ऊपर से इसे धागे से बांध देते हैं, और ये आधे से ज़्यादा
ठीक है, यानी कि ये पानी में बस जस्ट ये नीचे वाला पोर्शन, इतना पोर्शन वाटर में टच होना चाहिए, ये वाली लाइन टच नहीं होनी चाहिए। तो धीरे धीरे ये जो वाटर होता है जिसके अंदर थोड़ा सा अल्कोहल भी मिलाया जाता है, ये वाटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, इस इंक से टच करता है और इंक के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उनको सेपरेट करके अलग अलग, यानी कि सबसे नीचे वो कलर रहेगा जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि जिसके पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा है। जिसका पार्टिकल का साइज उससे छोटा है वो कलर थोड़ा ऊपर जाके रुकेगा, और जिसके पार्टिकल का साइज सबसे छोटा है वो सबसे ऊपर तक जाएगा। और इस तरीके से हम तीनों कंपोनेंट को उस इंक में से सेपरेट कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ऑलराइट, सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, इसका जो प्रिंसिपल है, जो नियम है, जो टेक्निक है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? इट वर्क्स ऑन द डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कि जो अलग अलग कलर्स होते हैं उन कलर्स के पार्टिकल के बेस के अंदर वो वाटर के अंदर अलग अलग लेवल पे डिसॉल्व होते हैं। जिनका पार्टिकल का साइज सबसे छोटा होगा उनकी डेंसिटी जो है सबसे अलग होगी और वो सबसे ऊपर तक जाएंगे, और जिनका पार्टिकल का साइज बड़ा होगा वो ज़्यादा ऊपर राइज नहीं करेंगे क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल कम थे। अब एप्लीकेशन क्या है क्रोमेटोग्राफी की? एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है तो पहला है इट इज यूज टू सेपरेट द कलर्स इन ए डाई। एक डाई के अंदर जितने भी कलर है उसको सेपरेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन ही ऐसे आता है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी? व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी डिफाइन करना है, प्रिंसिपल पूछा जाएगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द क्रोमेटोग्राफी, एंड राइट टू एप्लीकेशन या टू यूजेस या टू एडवांटेजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू मेंशन। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में पहला पॉइंट है वी कैन सेपरेट द कलर ऑफ ए मिक्सचर। सेकंड है पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर। नेचुरल कलर के अंदर कौन से पिगमेंट है, यानी कि कौन से कलर के पार्ट उसके अंदर है, उनको सेपरेट करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक साइंस है जिसमें जो पुलिस केस स्टडी करती है कि किसी आदमी की डेथ हुई है तो उसने पॉइजन तो नहीं खाया था, तो ड्रग्स को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड के अंदर उसमें भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल फॉरेंसिक साइंस के अंदर किया जाता है। तो ये है कुछ चीजें जिनको आप समझ गए होंगे कि ठीक है क्रोमेटोग्राफी क्या है। दिस इज वन ऑफ द फिजिकल टेक्निक टू सेपरेट द कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं आगे सॉरी आजकल गला खराब चल रहा है बार बार। नाउ द नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, हाउ वी कैन सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड। अभी मैंने आपको बताया था इमिजिबल लिक्विड, जो ऑयल और वाटर का एग्जांपल था, जो सेपरेटिंग फनल से हमने यूज किया था। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपको एक मिक्सचर दे रखा है मिजिबल लिक्विड्स का, मिजिबल मतलब जो मिक्स हो गए, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास वाटर और एल्कोहल है, तो पानी में अगर अल्कोहल मिक्स कर दें तो अल्कोहल कहाँ है, वाटर कहाँ है, आप नहीं देख सकते, वो थोरोली मिक्स होकर एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। यहां पे भी यही है कि अगर हमें एक कॉम्बिनेशन दे रखा है, एक मिक्सचर दे रखा है, ठीक है, या कह लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ विल यू सेपरेट द अल्कोहल फ्रॉम द वाटर, तो आप कैसे करोगे? ये डायग्राम है जिसका सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज ये 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन डायग्राम के साथ एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं इस चैप्टर में से 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो जितना बड़ा वो क्वेश्चन देंगे उसी के हिसाब से मार्क्स भी बढ़ेंगे। ओके, खाली डायग्राम पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स में आ सकता है, अगर ये आपके डेफिनेशन के साथ पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स में आ सकता है, अगर इसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो ये 5 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये सेटअप है हमारे पास, और ये जो सेटअप है इस सेटअप को बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस का सेटअप है ये, ठीक है। ये डिस्टिलेशन कर रहे हैं हम, डिस्टिलेशन का मतलब है हीट करके वेपर्स के फॉर्म में लिक्विड को अलग कर रहे हैं, गॉट इट। तो डिस्टिलेशन टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट द टू मिजिबल लिक्विड्स। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि नेम द मेथड यूज्ड टू सेपरेट द टू मिजिबल लिक्विड, मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड। आंसर होगा आपका डिस्टिलेशन। क्या आंसर होगा? डिस्टिलेशन। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द डिस्टिलेशन? किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट लिक्विड प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो जो मिक्सचर हमें दे रखा है उसमें जो 2 कंपोनेंट है उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, और वो डिफरेंस भी कम से कम 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए। जैसे मान लो हमें वाटर और अल्कोहल का जो है मिक्सचर दे रखा है, तो जो अल्कोहल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 71 डिग्री के अराउंड में देखने को आपको मिलेगा, 71 डिग्री के आसपास होता है ये, ठीक है। और जो वाटर होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 100 डिग्री के आसपास, ठीक है, होता है। तो आप देख सकते हो इसमें अच्छा खासा डिफरेंस है। तो अगर एक मिक्सचर हमारे पास वाटर और अल्कोहल का है और आपसे कहा जाता है कि इसको सेपरेट करना है, तो यू यूज व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक, कौन सा मेथड यूज करेंगे? डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करेंगे। ऑलराइट, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस और 71 डिग्री या 70 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। सो सबसे पहले अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू
और मोर मिजिबल लिक्विड। मिजिबल लिक्विड मीन्स ऐसे लिक्विड जो मिक्स हो जाते हैं, और इमिजिबल लिक्विड मीन्स वो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते, अलग अलग रहते हैं। ऑलराइट, ऑयल एंड वाटर इमिजिबल लिक्विड्स होते हैं, वाटर और अल्कोहल मिजिबल लिक्विड्स होते हैं। सो फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन, अब ध्यान से देखना, 25 केल्विन या डिग्री मान के चलिए, इतना डिफरेंस दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में होना चाहिए, तभी ये टेक्निक काम करेगी। और यहां पे हम जो एपैरेटस यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एपैरेटस। फ्रैक्शनल मतलब जिसमें फ्रैक्शन के तौर पे जो डिफरेंस है यहाँ पे टेम्परेचर का, वो फ्रैक्शन है। इसमें अगर मैं बताऊं तो ये जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये एक स्टैंड है। इस स्टैंड पे ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस वन, ठीक है, ये ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ है, और ये जो नीचे रखा है ये एक लैंप है जो हीट करने के लिए यूज करेंगे। इसके ऊपर ये राउंड बॉटम, ये वाला जो है ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, और इसके अंदर हमने ये मिक्सचर ले रखा है। किस चीज का? ये मिक्सचर इसके अंदर हमने लिया हुआ है। दिस इज द मिक्सचर दैट वी हैव टेकन इनसाइड इट, ठीक है। इसमें वाटर और एसीटोन है। एसीटोन भी वैसा ही होता है जैसे अल्कोहल है, तो ये भी वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, और इनके बीच में भी वही 25 डिग्री के आसपास का डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का। और ये जो आपको यहां से दिखाई दे रहा है, यहां से एक ये, इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। ये डिलीवरी ट्यूब ऐसे करके आ रही है। यहां बाहर की तरफ ये जो आपको ये वाला रीजन दिखाई दे रहा है, दिस एंड दिस, ठीक है, ये जो आपको एक अलग से डॉटेड फॉर्म में रीजन इस ट्यूब के चारों तरफ दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज द कंडेंसर। इसको क्या कहते हैं? ये है कंडेंसर, ठीक है। तो इसको कंडेंसर का नाम दिया जाएगा। ऑलराइट, और मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। नहीं काम कर रहा है, एनीवे। सो अब यहां पे देखिए, ठीक है, मैं थोड़ा लाइट कलर यूज करता हूं ताकि आप उसको देख भी पाओ। हियर, सो सी नाउ ये क्लैंप है जो इसको पकड़े हुए यहाँ पे, और ये वाटर आउटलेट है। यहाँ से पानी जो है हम क्या करेंगे, कोल्ड वाटर जो है इधर से अंदर जा रहा है, ऐसे एंट्री हो रही है, और यहाँ से पानी, ठंडा पानी इस भाप को ठंडा करके वाटर में कन्वर्ट करके यहाँ गिरा देगा, और यहाँ से ये पानी बाहर निकलेगा जो गर्म हो गया है। ओके, तो यहाँ पे ये कंडेंसर का मतलब होता है यहाँ से जो स्टीम निकल रही है यहाँ पे आके वो इस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाएगी, वापस कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट होकर यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। और इस तरीके से जो इसके अंदर इकट्ठा होगा वो एसीटोन होगा, क्योंकि जब हम इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले जो लो टेम्परेचर जिसका है वो एसीटोन है, वो सबसे पहले वेपराइज होगा, भाप बनेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। यहाँ पे हमने एक थर्मामीटर भी इसमें लगा रखा है। थर्मामीटर लगाने का जो लॉजिक है वो बड़ा सिंपल है, वो सिर्फ इसलिए लगाया गया है ताकि हम टेम्परेचर देख सके कि हमारे सेटअप का जो टेम्परेचर है वो कितना है इस टाइम पे। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। अब इसकी थियरी को समझाता हूं। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ द 2 और मोर मिजिबल लिक्विड, 2 या 2 से ज्यादा मिजिबल लिक्विड को जब हमें सेपरेट करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, वी हैव टू मिक्स देम टुगेदर, और इस तरीके से यहाँ पे इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हम उसको ले लेते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल फॉर द सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, एयर के अंदर से भी अगर हम अलग अलग गैसेस को सेपरेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, पेट्रोलियम से डीजल पेट्रोल को सेपरेट करने के लिए वहाँ पे भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो डिस्टिलेशन की टेक्निक है, ठीक है, इसको जो है वो अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। कई बार इसमें एक स्पेशल यहाँ पे जो एक रोड लगाई जाती है जिसमें जो बॉल जैसे स्ट्रक्चर डाले जाते हैं, उसको फ्रैक्शनेटिंग कूलम कहते हैं। ये तो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ठीक है, उसका आगे अगर होगा तो आई जस्ट विल हेल्प यू टू कि वो भी आपको समझा दिया जाए, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये देखिए, ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दिस इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो इसमें और इससे पहले वाले डायग्राम में फर्क आपको दिख रहा है, वहां पे राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर सीधे का सीधा ये डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट थी, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर एक और हमने अलग से जो है क्या लगा रखा है, ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा रखा है। ये जो है इसको क्या कहते हैं, दिस इज द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये वाला। और इसके अंदर ये छोटे छोटे कंचे कांच के बॉल जैसे होते हैं, ताकि जब यहाँ से हीट होके मिक्सचर में से जो स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, वो ऊपर जाएगी तो एकदम से बाहर ना निकले बल्कि फिल्टर होके निकले। तो यहाँ तक जो स्टीम ऊपर पहुंचेगी वो वही होगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, जिसका जो है बाय चांस अगर वाटर के वेपर्स भी यहाँ से निकल गए तो वो इनमें अटक के फिर वापस आ जाएंगे, और यहाँ पे हम सेपरेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और इसमें हम 100% दोनों लिक्विड्स को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट किया जा सकता है यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये जो टेक्निक थी वो आपके समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा रह गया कि हाउ कैन वी ऑब्टेन
डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर के अंदर जो अलग अलग गैसेस है उनको अगर आपको सेपरेट करने के लिए कहा जाए तो आप जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हो वो टेक्निक पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब है एयर के अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर से, लेकिन आप ये नहीं पता लगा सकते कि इसमें कौन सी गैस कहाँ पे, क्योंकि वो दिखती नहीं है। ये एक होमो का मतलब है सेम थ्रू आउट, पूरा मिक्सचर एक जैसा ही होता है और इसमें इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। बट क्या हम इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? तो जवाब है यस, वी कैन डू दैट। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। सबसे पहले ये एनसीईआरटी में आपको इसी तरीके का फ्लो चार्ट दे रखा है। तो जो एयर है, एयर को हम क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं, यानी कि एक सिलेंडर के अंदर एयर को भरा जाता है और उसको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे कंप्रेस मतलब दबाया जाता है। तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे इकट्ठे होकर एक जगह पे आते हैं और फिर जब वो पार्टिकल्स बहुत क्लोज आते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में। तो कंप्रेस्ड एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बहुत ज्यादा उस पर डाला जाता है, यानी कि जब हम दबाते हैं एयर को तो वो पार्टिकल जो एयर है वो इकट्ठी होने लगती है और टेम्परेचर 0 डिग्री पे कर देते हैं, तभी जो एयर है वो लिक्विफाई होगी। तो यहाँ पे एयर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस लिक्विड एयर के अंदर जो है वी अलाउ इट टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन कॉलम। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम मैंने अभी डायग्राम इससे पहले आपको जो सेटअप दिखाया उसके अंदर इसको जो है क्या किया जाता है? धीरे धीरे स्लोली इसको हीट किया जाता है। फिर क्या होता है? जो जितनी भी गैसेस का वो मिक्सचर था एयर, वो गैसेस अलग अलग टेम्परेचर पे सेपरेट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अलग अलग हाइट पे, अलग अलग कॉलम पे वो कलेक्ट हो जाती है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस सेटअप से मैं आपको समझा सकता हूँ कि जब हमने इस लिक्विड एयर को हीट करना शुरू किया हल्के से, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 3 गैसेस का। ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये आर्गन है और ये नाइट्रोजन है। ऑलराइट, और यहाँ पे परसेंट ऑफ एयर बाय वॉल्यूम की कितने परसेंट एयर जो है वो थी। वॉल्यूम का मतलब है कितने लीटर, कितना वॉल्यूम जो है एयर का था, कितने परसेंट था वहाँ पे। तो ऑक्सीजन जो है -183 डिग्री सेल्सियस पे, माइनस है ये ध्यान देना, 0 से -183 पे हम लिक्विड एयर में से ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो एयर के अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है? 20.9, यानी कि राउंड ऑफ में बताऊं तो 21% ऑक्सीजन एयर में होती है। आर्गन जो है -186 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम टेम्परेचर इस लिक्विड एयर का -186 रखेंगे तो जो है आर्गन सेपरेट हो जाएगी, जो कि 0.9% जो है वाई वॉल्यूम होती है, बहुत अंश मात्र होती है। और जो नाइट्रोजन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, 78% नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट होती है। तो अगर हम -196 डिग्री, माइनस ध्यान देना, प्लस की बात नहीं कर रहे हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम जो है इस लिक्विड एयर को पहुंचाएंगे तो इसमें से नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगी। तो जो ऑक्सीजन है वो कब सेपरेट होगी एयर में से? -183 डिग्री सेल्सियस पे। आर्गन कब होगी? -186 डिग्री सेल्सियस पे। और नाइट्रोजन -196। तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे नाइट्रोजन सेपरेट होती है, फिर उसके बाद आर्गन सेपरेट होती है, और फिर जब इस टेम्परेचर को हम लगभग इतना बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है? ऑक्सीजन सेपरेट होती है। तो ये ऑक्सीजन को कैसे, एयर में से ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन जो भी गैसेस उसमें मौजूद है उसको किस तरीके से सेपरेट किया जाता है, वो पूरी प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और यहाँ पे जिस टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपका। ये यहाँ पे इस प्रोसेस को आप समझिए। ये देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया? सबसे पहले एयर को फिल्टर किया गया। ये एयर यहाँ से फिल्टर होके एंटर कर रही है किसके अंदर? इस चैम्बर के अंदर। यहाँ पे ये कंप्रेसर लगा हुआ है, ये दोनों तरफ से पिस्टन है जो इस एयर को बहुत तेजी से कंप्रेस कर रहे, दबा रहे। जब ये एयर जो है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ये एयर जो है कंप्रेस हो रही है, तो यहाँ से क्या होता है? ये एयर जो है यहाँ से पीछे से ब्लो किया जा रहा है हॉट एयर फिल्टर के थ्रू। तो ये हॉट एयर आगे जाएगी, जैसे ही वो आगे जाएगी, ठीक है, तो उसमें से जो है क्या होगा? इसमें ये जहाँ पे जो रेडिश पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे हॉट एयर है, और ये जो इसमें एक कॉइल आपको ऐसे दिखाई दे रही है, इसमें से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर पास हो रहा है, यानी कि 0 डिग्री से लेस टेम्परेचर का पानी इसमें से लगातार फ्लो कर रहा है। तो जैसे ये हॉट एयर यहाँ पे आएगी, ये एकदम से क्या हो जाएगी? कंडेंस हो जाएगी और लिक्विफाई हो जाएगी। और जैसे ये लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ ये लिक्विड के फॉर्म में ये एयर अब कन्वर्ट हो गई है। जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एयर को हम क्या करेंगे? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस होके ये यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये लिक्विड एयर जो एयर है उसको यहाँ से इस पाइपलाइन के थ्रू आगे भेजा जाएगा। इस एरो से आप देख पाते हो, ऐसे करके यहाँ पे आएगी, और ये है सेपरेटर, इसे बोलते हैं सेपरेटर। ये सेपरेटर क्या करेगा? ये सेपरेटर यहाँ पे इस एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देगा किसके फॉर्म में? ड्राई आइस के फॉर्म में। इतने लो टेम्परेचर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो
ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको ड्राई आइस भी कहते हैं क्योंकि छूने पे वो गीलापन नहीं होगा उसके अंदर, इसीलिए ड्राई आइस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट होगी। अब इस एयर के अंदर क्या बचेगी, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और आर्गन है। वो फिर यहाँ से इस चैम्बर से आगे पहुंचेगी और आगे पहुंचने के बाद वो यहाँ पे पहुंचेगी। यहाँ पे एक एक्सपेंशन जेट लगा होता है, एक्सपेंशन मतलब जो फैलाता है। तो ये लिक्विड एयर यहाँ पे जैसे ही जाएगी, यहाँ पे टेम्परेचर जो है माइनस कितना होगा, -196 टेम्परेचर यहाँ पे रहना चाहिए, माइनस का इतना टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन जो है वो निकल जाएगी, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे नाइट्रोजन अलग होगी -196 डिग्री सेल्सियस पे। और उसके बाद जो आर्गन है वो -186 के अराउंड था, हमने हमारे पास उस पर निकल रही है, वो निकलेगी दूसरे नंबर पे। और फिर उसके बाद जो लास्ट में बचेगा वो होगी लिक्विड। ये वाली जो लिक्विड पार्ट अब बचा हुआ है यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन है। आपको पता है अभी कोरोना के टाइम में लोगों को ऑक्सीजन की बहुत कमी जो है वो थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो ये आप देख पा रहे हो, इस तरीके से जो ऑक्सीजन प्लांट है वो ये है, इस तरीके से एयर से ऑक्सीजन बनाई जाती है और ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये लिक्विड ऑक्सीजन को जो सिलेंडर में भर के जो हॉस्पिटल्स में या कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो हाउ कैन वी, अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि एयर के जो मिक्सचर को है वो हम कैसे सेपरेट करते हैं। ये डायग्राम के साथ एनसीईआरटी का ही पूरा डायग्राम मैंने आपको समझाया है यहाँ पे, और ये एग्जाम में 5-5 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसका सेटअप समझने की जरूरत है, डायग्राम को समझने की जरूरत है और किस तरीके से सेपरेशन हुआ वो समझने की जरूरत है। इससे पहले जो मैंने फ्लो चार्ट बताया उसके बेसिस पे भी आपको इसे समझने की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक हमारे पास है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल। अगर हमारे पास एक ऐसा सैंपल दे रखा है जिसमें कॉपर सल्फेट जो है वो इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब उसमें इम्प्योरिटीज है, वो प्योर फॉर्म में नहीं है, और आपसे कहा जाता है कि आपको कॉपर सल्फेट को उस मिक्सचर में से सेपरेट करके अलग करना है, तो उस मेथड के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उस टेक्निक को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि इम्प्योर सैंपल को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैन प्यूरिफाई द सॉलिड को हम सेपरेट लो कर सकते हैं। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, सबसे पहले तो ये डेफिनेशन आपको कवर करनी है, आनी चाहिए। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इम्प्योर सैंपल को प्योरीफाई करके उसके प्योरेस्ट फॉर्म में, क्रिस्टल्स के फॉर्म में उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 1 नंबर से 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, एज इट इज पूछा जाता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। अब ये क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के बारे में मैं आपसे यहां बात करता हूं। क्रिस्टलाइजेशन इज अब आप कह सकते हो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन द सिंपल इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से भी तो हम भाप बना के पानी को उड़ा के सॉलिड फॉर्म को ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो है वो इवेपोरेशन से बेहतर होती है। क्वेश्चन आता है व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज कंसीडर्ड बेटर देन दैट ऑफ द इवेपोरेशन, तो उसका आंसर यहां पे आपको मिलेगा। पहला पॉइंट है, सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चार्ड ऑन हीटिंग। अगर शुगर को, चीनी को आप गर्म करोगे तो हीट करने पे वो ब्राउन कलर की हो जाएगी ओके लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये सॉलिड नहीं होगी, पिघलेगी, पानी की लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। आप चाहो तो अपने घर में जो तवा होता है रोटी बनाने का, उस पर चीनी के 2-4 दाने डालना हीट करते हुए, और आप देखोगे वो पिघल के ब्राउन कलर के चार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे में अगर शुगर को हम प्योरीफाई करना चाहते हैं, हमें एक सैंपल दे रखा है जिसमें शुगर में मिक्सचर है और हम चाहते हैं कि शुगर हम प्योर फॉर्म में लें, ठीक है, तो हम किस टेक्निक का यूज करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का यूज करेंगे। ऑलराइट, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन द इवेपोरेशन। इसके अलावा सम इम्प्योरिटीज may remain dissolved in the solution even after filtration। तो अगर हम इवेपोरेशन करते हैं तो इवेपोरेशन में हम हीट बना के उड़ाते हैं या फिर फिल्टर करते हैं, लेकिन वो फिल्ट्रेशन में भी कई बार इम्प्योरिटीज उसमें मिक्स हो जाती है, तो उतना प्योरीफाई नहीं हो पाता है, और इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, वी नीड टू यूज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इवेपोरेशन जो है वो जो हमें सैंपल मिलेगा वो शायद उतना अच्छा ना हो, कंटेमिनेट हो सकता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। दैट्स वाई हम कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। अब क्या एप्लीकेशन है, यूज क्या है इसका। पहला एप्लीकेशन जो है क्रिस्टलाइजेशन का वो है, इट इज यूज टू प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर। इसका इस्तेमाल, ठीक है, सॉल्ट जो नमक हम घर में खाते हैं ना, उस नमक को समुद्र के पानी से, खारा पानी होता है समुद्रों का, सी का, उससे बनाया जाता है। तो वहां पे जिस टेक्निक का यूज किया जाता है वो क्रिस्टलाइजेशन है। पहले तो मोटे मोटे तौर पे वो पानी जो है वो एक जगह पे क्यारियां सी बनाई जाती है, गड्ढे से खोदे जाते हैं और उसमें सी का वाटर लाके भर दिया जाता है। फिर वो पानी सनलाइट की हीट से
उड़ जाता है और उसमें क्या बचता है, सॉल्ट बचता है, नमक बचता है। लेकिन वो नमक खाने लायक नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज है। अब उसको प्यूरिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, उसका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स, सेपरेशन ऑफ, इसको इरेज करता हूं, सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ एलम। एलम किसको बोलते हैं, फिटकरी को बोलते हैं। एलम क्या होती है, फिटकरी। आपके घरों में होगी, व्हाइट से कलर की होती है। शेविंग के बाद जो जनरली आपके फादर है वो यूज करते हैं क्योंकि ये एक तरीके का एंटीसेप्टिक होता है, तो उसको एलम का कहते हैं हम, और हम उसको हिंदी में फिटकरी कहते हैं। तो जो फिटकरी को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला जो टॉपिक हमारे पास है बेटा वो है वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। आपके घरों में, सबके घरों में पानी आता है, पीने का पानी, जो टूटी का पानी आपके घर में आता है, वो कैसे प्यूरिफाई होता है, किस तरीके से होता है, ये पूरा सेटअप उसी के बारे में ध्यान से समझना। ये हमारे पास एक रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर का मतलब ये नहर हो सकती है, ये रिवर हो सकती है, कुछ भी जहां से पानी आ रहा है हमारी सिटी या शहर के लिए, तो वहां से वो आ रहा है, नहर के थ्रू आ रहा है, पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है, और फिर वो कहां पे आ रहा है, वो आपके एरिया में आ रहा है। जैसे मैं नागलोई की अगर बात करूं, ठीक है, तो यहां पे आपका एक नजफगढ़ रोड के पास एक एरिया पड़ता है जहां पे इस तरीके का बड़ा सा टैंक है, टंकी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है वो सेडिमेंटेशन टैंक है। पहले वो पानी वहां पे आता है नदी से या नहर से, जहां से भी आ रहा है। वहां पे सेडिमेंटेशन टैंक का जो रोल है वो क्या है, ये जो वाटर आ रहा है इसमें गांधलापन, मिट्टी सब कुछ है, तो यहाँ पे इसको पानी को जब ये टैंक भर जाएगा तो इसको जो भी अलाउ इट टू सेटल डाउन, इसके अंदर जो मिट्टी के पार्टिकल है वो हैवी होके थोड़े टाइम के बाद 2-3 घंटे में सेटल होके नीचे इकट्ठे हो जाएंगे और पानी ऊपर का साफ हो जाएगा। फिर उस वाटर को हम यहाँ से क्या करते हैं, इस वाले टैंक में शिफ्ट करते हैं। इस टैंक को बोलते हैं लोडिंग टैंक। ये रिजर्वॉयर है, नदी है, नहर है, जहां से पानी आ रहा है, कहां पे आ रहा है, जहां पे वो आ रहा है उस टैंक को बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। वहां पे उसके अंदर जो गांधलापन है, मिट्टी के पार्टिकल है, वो सेटल होने के लिए उसे वहां पे पानी को कुछ टाइम के लिए स्टोर कर दिया जाता है। फिर वहां से जो साफ पानी हो ऊपर से यहां से दूसरे टैंक में शिफ्ट किया जाता है, इसे बोलते हैं लोडिंग टैंक। यहां पे क्या होता है, टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, इसके अंदर वही फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है, एलम का। ठीक है, वो क्या करती है, एलम घुलने के बाद वो उन डस्ट पार्टिकल पे चिपक जाते हैं और उन्हें हैवी कर देती है ताकि वो बॉटम पे इकट्ठे हो जाए, इसीलिए इसको लोडिंग कहते हैं। लोडिंग मतलब भारीपन, यानी कि भारी बनाना पार्टिकल्स को, ताकि वो, अब आपका पानी काफी हद तक क्लीन हो जाता है, मतलब डस्ट पार्टिकल से या धूल मिट्टी से वो क्लीन हो गया, डर्ट से क्लीन हो गया, लेकिन अभी भी इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, तो वो आगे स्टेप में हम करते हैं। फिर इस वाटर को शिफ्ट किया जाता है इस वाले टैंक के अंदर, इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन टैंक। अब ये जब फिल्ट्रेशन टैंक में आएगा तो इसमें कई लेयर है। एक लेयर आप यहाँ देख रहे हो, उसके नीचे एक और लेयर देख रहे हो, उसके नीचे एक और लेयर देख रहे हो। ठीक है, सबसे ऊपर सैंड होता है, फिर पेबल, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, फिर इसके नीचे जो है भारी पत्थर के टुकड़े या कोल जैसी चीज़ डाली जाती है। तो ये वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, इसमें ये पहली लेयर आपको यहाँ दिखाई दे रही है, सैंड है। ठीक है, उसके बाद ग्रेवल मतलब रोड़ी या बजरी का टुकड़े भरे हुए हैं, और फिर क्वेस ग्रेवल यानी कि थोड़े बड़े पत्थर के टुकड़े इसमें डाले गए हैं, बजरी डाली गई है। अब ये यहाँ से वाटर फिल्टर हो रहा है, सबसे पहले सैंड फिल्टर करेगा, फिर यहाँ पे फिल्टर होगा, फिर यहाँ पे फिल्टर होगा, और इसमें से सारी मोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ ये फिल्टर कर देंगे। फिर इस वाटर को शिफ्ट किया जाएगा अगले टैंक के अंदर। इस टैंक को बोलते हैं क्लोरीनेशन टैंक, यानी कि इस टैंक के अंदर क्लोरीन गैस इस वाटर में से पास की जाएगी। अब ये क्लोरीन क्या करेगी, डस्ट पार्टिकल, मड पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल, वो सारे तो हमने सेपरेट कर दिए यहाँ पे सेडिमेंटेशन, लोडिंग और फिर फिल्ट्रेशन टैंक में। अब इस वाटर के अंदर अगर माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, जो हमारे पानी पीने के बाद हमें फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए या उनको किल करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे इस चैम्बर के अंदर, इस टैंक के अंदर क्लोरीन गैस पास की जाती है बहुत तेजी से। ये क्लोरीन गैस जैसे इस वाटर में से पास होती है, मिक्स होती है, तो इसके अंदर सारे बैक्टीरिया, सारे जर्म्स को वो किल कर देती है, और फिर उसके बाद ये पानी हमारा पीने लायक हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है, और फिर ये आपकी वाटर सप्लाई आपके घरों तक पहुँचती है, आपके घरों के नलकों और तक पहुंचती है, टंकियों तक पहुंचती है, और उस पानी को हम बड़े आराम से पी सकते हैं। अब ये पानी पीने लायक बन जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। तो ये इस तरीके से वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट होता है। इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारे पास फिजिकल और केमिकल चेंज से जुड़ा हुआ है। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं? वो चेंज जो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब अगर मैं पानी से बर्फ बना सकता हूं तो बर्फ को फिर वापस हीट करके पानी भी बना सकता हूं। तो ऐसा चेंज जो
अगर A टू B बन सकता है तो B से A में भी कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जिनमें अगर एक बार चेंज हो गया तो रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनाया जाए तो वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वापस बनाना मुश्किल होता है। तो ऐसे चेंज विच आर परमानेंट दे आर कॉल्ड केमिकल चेंज, और वो चेंज जो रिवर्सिबल होते हैं, जो वापस रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की एग्जांपल क्या है कि अगर आपने मान लो वाटर को हीट किया तो भाप बनेगा, भाप को ठंडा किया तो वाटर बनेगा, तो वो फिजिकल चेंज की। केमिकल चेंज के क्या है, फूड को आपने डाइजेस्ट कर दिया तो डाइजेस्ट करने के बाद वो फूड वापस रोटी या चपाती या सब्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो इंटर का मतलब है एक से दूसरे में और दूसरे से पहले में। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ ए फिजिकल चेंज बिकॉज दीज, यानी कि अगर किसी भी स्टेट को, किसी भी मैटर के स्टेट को हम, ठीक है, एक से दूसरे में फिर दूसरे से वापस पहले में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो जो चेंज होंगे दे आर नॉन एज द फिजिकल चेंज बिकॉज दी चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन। इसमें केमिकल नेचर चेंज नहीं होता है, वो कंपोनेंट एज इट इज रहते हैं। तो ऐसे चेंज सिर्फ मिक्सचर में ही आपको देखने को मिलेंगे। एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टी, तो उन सब्सटेंसेस की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं होता है, दे आर नॉन एज physical change. And what are chemical change? तो chemical changes whenever they takes place, alright, in the chemical property of the matter, तो जो chemical properties है मैटर की वो चेंज हो जाती है, पूरी तरीके से बदल जाती है। जैसे हाइड्रोजन है हाईली इनफ्लेमेबल है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है। ऑक्सीजन है जलने में मदद करती है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो वाटर बनता है वो बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी के साथ है, यानी कि वो आग बुझाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो कंपोनेंट से मिलकर जब तीसरा कंपोनेंट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट को मिला के, तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टी पहले रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग है। एंड दैट्स वाई ये चेंज परमानेंट है और यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरीके से बदल गई है जो सब्सटेंस बनाए। एंड सच ए चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इस चेंज को जो है इरिवर्सिबल भी कहा जाता है बिकॉज ये चेंज रिपीट रिवर्स नहीं हो सकता, वापस ये नहीं आ सकता। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देने हैं अच्छे से, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑलराइट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस? जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन के बेस पे अगर हम देखें तो जो प्योर सब्सटेंसेस है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं मोटे मोटे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा, वहां एलिमेंट्स का पूरा अच्छा नॉलेज आपको चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो आपका डेफिनेशन कुछ ऐसे बनेगा, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो एक ही टाइप के एटम से बने हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। एग्जाम्पल देखो, गोल्ड है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऐसे 118 एलिमेंट जो है वो नोन है अभी तक दुनिया में साइंटिस्टों को। ओके, तो साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल, ये साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। फर्स्ट कॉइन उन्होंने ही, कॉइन मतलब दी थी, कौन सा टर्म या वर्ड, 1661 के अंदर जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने ये टर्म दी थी एलिमेंट, ऑलराइट। एंटोनी लेवोजियर नाम के एक और केमिस्ट थे, एस्टैब्लिश एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, यूजफुल डेफिनेशन, उन्होंने डेफिनेशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन थी वो दी थी दुनिया को। एंड एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी जो उन्होंने दी थी, वो यहां पे है। एलिमेंट इज डिफाइंड एज द बेसिक फॉर्म ऑफ ए मैटर, किसी भी मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म या बेसिक फॉर्म दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर, जिसको हम और छोटे सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते केमिकल रिएक्शन के थ्रू, इज कॉल्ड एलिमेंट। उसे एलिमेंट का नाम दिया गया था। ओके, सो ये था एलिमेंट के बारे में। अब आगे देखते हैं, हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी अगर हमें देखें यहाँ पे, तो एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। यानी कि अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो ये जो एलिमेंट्स है हमारे, ये मेटल, ठीक है, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, तीन तरीके से हम एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और इसकी पूरी पीरियोडिक टेबल 9th में आपको पढ़नी पड़ेगी। ऑलराइट, तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज में आपको बता रहा हूं। पहली है मेटल्स हैव अ लस्टर, मेटल के अंदर चमक होती है। जितने भी मेटल आपने देखे हैं, गोल्ड आपने देखा होगा, सिल्वर आपने देखा, उनमें एक चमक होती है, शाइन होती है, उसी शाइन को लस्टर कहा जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या होती है, उनकी जो लुक होती है वो मेटेलिक लुक होती है, जिनको हम कहते हैं सिल्वरी ग्रे होती है या गोल्डन येलो होती है, जैसे गोल्डन की होती है। ऑलराइट, सो इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या होती है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन एलिमेंट्स की कौन सी फॉर्म बता रहा हूं मैं, मेटल्स की। और मेटल नॉन मेटल का चैप्टर आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, तो आपको शायद नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी हमारे पास मेटल्स की क्या है,
ठीक है, दैट इज दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है कि अगर मेटल को हम हीट करके खींचे तो इनसे लंबी लंबी तारें बनाई जाती है, इसीलिए वायर जो है मेटल से तैयार की जाती है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल्स की है, दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, ये भी आप 8th क्लास में मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हो। द प्रॉपर्टी, ठीक है, इन विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, कि अगर हम हथौड़े से किसी मेटल को जोर जोर से पीटे तो वो टूटेगा नहीं, बल्कि वो एक पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी, और ये प्रॉपर्टी मेटल्स को बनाती है मेलिएबल। ओके, अगली प्रॉपर्टी क्या है, दे आर सोनोरस। जितने भी मेटल्स होते हैं मोस्टली वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है, अगर किसी मेटल पे आप किसी रोड से या किसी भी चीज से जोर से स्टिक करोगे या फिर स्टक करोगे तो वो रिंगिंग साउंड पैदा करेगा, यानी कि घंटियों, मेटल से ही तो घंटियां बनाई जाती है जो रिंगिंग साउंड पैदा करती है। इस प्रॉपर्टी को सोनोरोसिटी कहते हैं और मेटल्स के इस नेचर को सोनोरस कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपके पास मेटल के जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो बहुत महंगे होते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब आपने देखे हैं, आयरन है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब के सब एग्जाम्पल्स है किस चीज के, मेटल के। लेकिन ये सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन एक मेटल है मरकरी। आपने अगर कभी थर्मामीटर देखा हो तो उसमें व्हाइट कलर का एक लिक्विड होता है जो ऊपर राइज करता है, जिससे हमें टेम्परेचर का पता लगता है, उसे मरकरी कहते हैं। तो मरकरी भी एक मेटल है, बट दिस इज द ओनली मेटल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। सारे मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन द ओनली मेटल जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है वो है मरकरी आपका। ओके, अब नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर लेता हूं। नॉन मेटल जो है यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। नॉन मेटल के अंदर कुछ ये प्रॉपर्टी होती है। मेटल नॉन मेटल का टॉपिक आप 8th में कर चुके हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो आपको क्लियर रहनी चाहिए ये बातें। नॉन मेटल जो है दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर, उनके कई कलर्स हो सकते हैं। जैसे कि मेटल्स के अंदर जनरली सिल्वरी ग्रे कलर होता है या फिर गोल्डन येलो कलर होता है, ऑलराइट, बाकी और कलर नहीं मिलते। और गोल्डन येलो कलर भी सिर्फ गोल्ड का ही होता है। और इसके अलावा कॉपर कलर जो है उसका रेडिश होता है, बाकी सारे सिल्वर कलर के होते हैं या मेटेलिक कलर उनको हम बोलते हैं, ऑलराइट। लेकिन नॉन मेटल के कई कलर्स हो सकते हैं। देन नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये पुअर कंडक्टर माने जाते हैं। एंड दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनोरस एंड मेलिएबल। जितने भी नॉन मेटल्स हैं ना तो इनमें लस्टर चमक होता है, एक इसमें भी एक्सेप्शन है आयोडीन का, वो नॉन मेटल है बट उसमें शाइन होती है। डायमंड वो भी नॉन मेटल है, शाइन होती है, बट वो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है। ना ही इनमें सोनोरोसिटी होती है, हिट करेंगे तो इनमें रिंगिंग साउंड नहीं आएगी। मेलिएबल नहीं होते, यानी कि नॉन मेटल से हम वायर्स नहीं बना सकते। एग्जाम्पल अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो हाइड्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैस होती है जिसको हम इनहेल करते हैं, आयोडीन ये आपके पास जो है शाइन वाला हो सकता है बट ये भी नॉन मेटल है। कार्बन, कार्बन के एग्जांपल कोल है, कोक है, डायमंड है, ये सब होते हैं। ग्रेफाइट है, ब्रोमीन, दिस इज द ओनली नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म, यानी कि ओनली नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है ब्रोमीन, ओनली मेटल विच इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड मर्करी। ओके, सो इसके अलावा सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट, कुछ एलिमेंट्स ऐसी भी होती है जिनकी कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल जैसी होती है और कुछ प्रॉपर्टी उनकी नॉन मेटल की तरह होती है। ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स, इनको मेटेलॉइड कहते हैं। इनके भी एग्जांपल आप याद रखेंगे, बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से छोटे क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इन बातों का, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताया। अब अगला टॉपिक है कंपाउंड। तो कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स आर ऑल्सो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम टाइप। तो जो एलिमेंट्स है वो सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं और जो कंपाउंड है वो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं। इनके डिफरेंस भी मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं। सो व्हाट इज ए कंपाउंड? ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट हो सकते हैं या ऑफ केमिकली कंबाइंड होके बनते हैं। और ये केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन, ये सारी आपने इससे पहले जो चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके अंदर जो है ये सारी चीजें आपने सीखी है। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज ए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, आप कह सकते हो फिक्स प्रोपोर्शन में। एंड व्हाट वी डू गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड, अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट को हम केमिकली रिएक्ट करें तो क्या होगा? सिंपल सी बात है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइन इन सच ए वे, इस तरीके से वो रिएक्ट करें कि दैट देयर इज ए केमिकल चेंज, वहां पे केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिले बिटवीन देम,
देन वी ऑब्टेन ए कंपाउंड, तो हमें एक कंपाउंड मिलता है और उस कंपाउंड का नाम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट। सो द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट, जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है हर जगह पे। ओके तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है। यहाँ पे अब अगर हमारा टॉपिक, हमारा आगे का टॉपिक आता है मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होते हैं, तो ये एनसीईआरटी में से मैंने सीधे जो है शॉर्ट्स लिए यहाँ पे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है वो मिक्स किए जाएं लेकिन उनमें कोई केमिकल चेंज ना हो तो वो मिक्सचर कहलाएंगे। और कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें जब एलिमेंट रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उनको कंपाउंड कहते हैं। ओके मिक्सचर जो है उसमें वेरिएबल कंपोजिशन होती है, जबकि कंपाउंड के अंदर जो कंपोजिशन है वो फिक्स होती है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, मिक्सचर जो होते हैं वो प्रॉपर्टीज अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट जिन चीज़ों से मिलकर उन्हें बनाया उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी वो दिखाते हैं, जबकि कंपाउंड के अंदर जो है जो प्रॉपर्टी होती है नए सब्सटेंस की वो पहले वाले सब्सटेंसेस यानी कि रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होती है, एक भी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती। मिक्सचर जो है दे कैन बी सेपरेटेड इजीली, उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपाउंड्स को हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। उसके लिए हम या तो केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का सहारा लेते हैं। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैटर का जो हमने फॉर्म पढ़ा था उसका लास्ट में एक फ्लो चार्ट एनसीईआरटी में जो दिया है वो ये है बेटा हमारे पास कि मैटर 3 फॉर्म में हमें मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये पहले चैप्टर में हमने देखा हुआ है, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो मैटर को हम 2 कैटेगरी में मोटे मोटे तौर पे समझते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर एंड इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं या प्योर मैटर बोलते हैं, और जो इम्प्योर फॉर्म होती है वो मिक्सचर होती है, ठीक है। सो मिक्सचर्स बोल सकते हैं या इम्प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, इनमें कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है, इसमें होता है। अब ये प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, कंपाउंड जो है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एलिमेंट जो है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 कैटेगरी में, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड के अंदर। और कंपाउंड की तो कैटेगरी ही अनगिनत है, उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, दुनिया भर के हैं। एलिमेंट के सिंबल होते हैं, ठीक है, जबकि कंपाउंड के फॉर्मूले होते हैं। एलिमेंट के सबसे छोटा पार्ट एटम होता है, कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट मॉलिक्यूल होता है। मिक्सचर की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया जिसमें हमने 3 टाइप के मिक्सचर पढ़े थे, सॉल्यूशन पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा ये होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल थे आपके पास। हेट्रोजीनियस के हमने 2 और पढ़े थे, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स। तो होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगा, आप वहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करके नहीं देख सकते, और हेट्रोजीनियस के अंदर जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, सेपरेशन बहुत आसान होती है, ठीक है। होमोजीनियस के एग्जाम्पल आपके पास शुगर इन वाटर है, सॉल्ट इन वाटर है, सल्फर इन द कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है, वाटर और अल्कोहल है। और हेट्रोजीनियस के एग्जांपल जैसे सैंड और सॉल्ट को मिक्स कर दो तो अलग अलग दिखेंगे, शुगर और सॉल्ट ये भी हेट्रोजीनियस है, वुड, ठीक है, ब्लड, वाटर, ये सारे एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस है, बिकॉज इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो सेपरेटली स्टडी किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से लगभग कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ साथ ये चैप्टर कंप्लीट होने के साथ आपका जो है, ठीक है, मेरी तरफ से ये चैप्टर नंबर 2 है एक्चुअल में एनसीईआरटी में, बट इसको मैंने चैप्टर नंबर 1 से आपको इंडिकेट किया था। इट डजंट मैटर, चैप्टर नंबर का फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है चैप्टर के अंदर के कंसेप्ट का, और वो मैंने सारे आपको डिस्कस कर दिए हैं, समझा दिए हैं। एंड आई होप अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी होगी। एंड आई थिंक इस चैप्टर के अंदर अब ऐसा कुछ नहीं रहा है जो मैंने आपको ना बताया हो, और अगर इसके बाद भी कोई चीज़ें आपके दिमाग में ऐसी है जो आपके सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है, ताकि मैं उनकी क्वेरीज के आंसर आपको दे सकूं। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि कोई इसी टॉपिक पे कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके वीडियोस आप चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, ऑलराइट। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सब तक पहुँच सके और इस चीज़ का फ़ायदा दुनिया के सभी लोग ले सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक आप इस वीडियो को रिपीटेडली देख सकते हैं, सीख सकते हैं।